बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं जापान के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। जापान ने जो है वो वीज़े देना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अगर पिछले 2 मंथ की अगर हम एवरेज वीज़ा रेशो देखें तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। 100 में से सिर्फ 3 या 4 बंदों को वो वीज़ा दे रहे थे, लेकिन अब फिर से उन्होंने ज़्यादा लोगों को जो वो वीज़ा देना स्टार्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे जापान की, और आप अगर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जिसमें आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है एंड तक, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस ना हो। उसके बाद भी अगर कोई आपका सवाल रह जाए तो फिर ये व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस एम्बेसी के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, या जो भी अपडेट आती है वो आप तक जो है वो पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। देखिए, अब अगर पिछले 1 मंथ का जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके मुताबिक जो जापान ने बहुत से लोगों को जो विज़िटर वीज़ाज़ इशू किए हैं। सबसे पहला मेन जो आप लोगों को इशू आ रहा था वो था अपॉइंटमेंट का। तो सबसे पहले मैंने अपनी कुछ वीडियो में बताया कि 8 बजे अपॉइंटमेंट ओपन होती है, तो आप 8 बजे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट का सिलसिला ऑनलाइन बंद कर दिया और फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी। लेकिन अब दोबारा से जो वो फिर वेबसाइट के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ने कुछ, उन्होंने कहा था कोई ग्लिच आया है, ठीक है। इस वजह से हम ऑनलाइन नहीं बुक कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दी हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ ऐसी है कि कोई मतलब कन्फर्म टाइम नहीं है कि किस वक़्त वो अपनी अपॉइंटमेंट ओपन करते हैं। पहले तो रात को 8 बजे ओपन कर रहे थे, लेकिन अब दिन के किसी भी टाइम जो है वो अपॉइंटमेंट्स अपनी ओपन कर देते हैं। तो आपने अगर जापान की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने मुख्तलिफ टाइम में मतलब अगर दिन में है तो बार बार आपने चेक करती रहनी है। जब भी ओपन हो तो आप उनकी अपॉइंटमेंट सबसे पहले बुक कीजिएगा, जो कि तकरीबन 1 डेढ़ माह या 2 माह के बाद आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका अपॉइंटमेंट का मसला, ठीक है। अब जी जापान किस तरह से वीज़े दे रहा है, देखिए, एक तो उनका जो इनविटेशन या गारंटी है उस पे तो आप समझ लें कि 100% वीज़ा है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने लगा हूँ कि अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो फिर आपको वीज़ा किस तरह से मिल सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जापान की कोई भी वीज़ा फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वीज़ा है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, फ़ीस अगर आपके को पैसे लग सकते हैं तो वो ये है कि आपकी जो फ़ाइल प्रिपेयर होगी, अगर आप हमसे करवाते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट से कराते हैं तो फिर आपको अपनी फ़ाइल के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो फिर आपका उसमें भी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं जी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं कि आपको जापान का वीज़ा जो है वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँ। सबसे पहले तो आपका आ गया पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका जो है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, उसको एक्सपायर होने में 6 माह पड़े हों। पासपोर्ट के बाद आ गई जी आपकी फ़ोटोग्राफ, ठीक है जी। फ़ोटोग्राफ के बाद आ गया आपका नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड जो है आपका, ठीक है, उसको आपने उसका फ्रंट और बैक जो है वह A4 साइज़ पेपर के ऊपर उसकी कापी आपने निकलवा लेनी है, कलर्ड कापी निकलवा लें, ठीक है जी, A4 साइज़ के ऊपर। अच्छा, और ये एक चीज़ बात याद रखें, हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आपने जापान का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने किसी भी पेपर को पिन नहीं लगानी, स्टेपलर पिन नहीं लगानी, ठीक है। इस चीज़ से वो बड़ा समझ लेके चिढ़ते हैं, या उन्होंने बार-बार इस चीज़ से मना भी किया हुआ कि आपने चाहे 2 पेपर 3 पेपर हैं उनको स्टेपलर पिन नहीं लगानी, सिवाय पासपोर्ट्स के। पासपोर्ट्स अगर आपके पास 2 या 3 है उनको आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने कहीं भी पिन नहीं लगानी। अच्छा जी, आपका आईडी कार्ड आ गया है। आईडी कार्ड के बाद अब आ जाते हैं जी मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी किसी भी कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली हमने उनको दिखाना होता है जी, हम जैसा कि हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इतने पैसे मौजूद हैं हमारे अकाउंट में कि अब हम टिकट खरीद सकते हैं, हम वहाँ जाकर जो है पैसे स्पेंड कर सकते हैं और अपना खर्चा सारा खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। हम आपकी कंट्री पे कोई भी बर्डन नहीं बनेंगे। तो बेसिकली ये मकसद होता है हमारी बैंक स्टेटमेंट में जो हमारे पैसे पड़े होते हैं उनको दिखाने का। बैंक स्टेटमेंट आपकी क्लोजिंग बैलेंस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
कम से कम आपका क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक में है वो 15 लाख रुपए होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। साथ में आप लेंगे जी अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी बैंक से मिलेगा। इन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपने बैंक से स्टैंप करवा लेना है, और जिस दिन आपने वीज़ा अप्लाई करने जाना है उससे 1 या 2 दिन पहले आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है। बैंक स्टेटमेंट आपकी पुरानी ना हो। जी, बैंक स्टेटमेंट के बाद जो फिर अगला डॉक्यूमेंट्स आ जाता है वो है एफआरसी। एफआरसी मोस्टली तो वो देखने के बाद जो आपको वापस कर देते हैं, लेकिन आपको लगाना लाज़मी होता है। इससे आपकी टाइज़ के मतलब पता चलता है कि अगर आपके बीवी बच्चे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो ज़रूर वापस आएँगे, ना कि उनकी कंट्री में स्लिप हो जाएँगे या फिर आप कोई किसी दूसरे काम में लग जाएँगे, ओवरस्टे हो जाएँगे। तो इस तरह का आपका कोई मकसद नहीं है, आप जो है वो वापस आएँगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, यही चीज़ दिखाने के लिए होते हैं। और आजकल जो वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं किसी भी कंट्री के, तो वो यही रीज़न दे रहे हैं जी, हमें इस चीज़ का यकीन नहीं है कि आप हमारे मुल्क से वापस जाएँगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। इसके बाद आपने क्या लगाना है, ट्रैवल प्लानर। ट्रैवल प्लानर जापान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे फ़ॉर्मेट में, जो फ़ॉर्मेट उनका रिकमेंड है उसके मुताबिक आपने बनाना है, और आपने उनको बताना है कि आप फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पर जाएँगे, फ़लाँ चीज़ विज़िट करेंगे, बाय बस जाएँगे, ठीक है? और फिर अपने होटल वापस आएँगे। तो ये मुकम्मल डिटेल आपने ट्रैवल प्लानर की सूरत में उनको देनी है। इसके बाद आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, जब वो ऑनलाइन अगर चेक भी करें तो उनको शो हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगी आपकी एयरलाइन की टिकट। एयरलाइन की टिकट जो है वो आप सिर्फ डमी बना सकते हैं, उनको दिखाने के लिए आप अपने प्लान के मुताबिक, जी हाँ मैंने इस दिन जाना है और इस दिन जो है वो वापस आना है। ये हो गए जी डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ अब आ जाएंगी आपकी, अगर बिजनेस वगैरह है और टैक्स पेयर हैं तो टैक्स की रिटर्न्स आप साथ लगाएंगे, 2 से ये 3 साल की आप लगा सकते हैं। इसके अलावा साथ में आप लगाएँगे एनटीएन। ये डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी हैं, ये आपने लगाने ही लगाने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आप एनओसी लगाएँगे और साथ में 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगाएँगे। लेकिन अगर वो मेरे भाई दोस्त वो जो फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो फिर एक एफ़िडेविट लिखेंगे जिसके ऊपर वो बताएँगे कि हम फ़लाँ-फ़लाँ प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और जो अपनी पेमेंट जो उनको ट्रांसफ़र होती है उसका भी प्रिंट निकाल के वो भी डिटेल में साथ जो वो अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के। ये तो 100% आपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाने ही लगाने हैं। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह के हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको वापस कर देंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रिकमेंडेशन एक लेटर होता है, वो आप साथ लगा सकते हैं, उसका कार्ड साथ लगा सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट हैं तो फिर आप स्टूडेंट कार्ड जो है वो साथ लगाएँगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, और आपने चले जाना है जी शटल सर्विस इस्लामाबाद, और वहाँ शटल सर्विस से आगे फिर आपकी अपॉइंटमेंट वहाँ पर देखेंगे, और जो भी आपका टाइम होगा उसके मुताबिक आप चले जाएँगे जापान की एम्बेसी में। जापान की एम्बेसी में आपका एक छोटा-सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है आपके प्रोफ़ेशंस के मतलब, अगर आप बिज़नेस करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा कहता है जी मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, तो वो उससे उसके मतलब सवाल पूछेंगे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मतलब। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसको पता भी होना चाहिए। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक नहीं लगाना, कोई भी चीज़ उनको फ़ेक नहीं बतानी। नहीं तो अगर उनको लगेगा कि आप मतलब हमें गलत बयानी हमसे कर रहे हैं या आपकी फ़ाइल ठीक नहीं है, तो आपकी फ़ाइल वहीं से वापस कर देंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये थी जी डिटेल जापान के लिए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट साथ लगाएँगे और वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो 100% आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अगर किसी कंट्री के मतलब आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई आपकी सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर दूँगा। मुझे आपने अपनी दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।